डियर स्टूडेंट, मैं पढ़ना छोड़ दूं ऐसा हो नहीं सकता है। मैं पढ़ना छोड़ दूं ऐसा हो नहीं सकता है। तुम पढ़ना छोड़ दो ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। तुम पढ़ना छोड़ दो ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। इसी मोटिवेशनल, इसी कोटेशन के साथ आज के क्लास में शुरू करता हूं। सो डियर स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं पढ़ाने के लिए। चलो, आज का क्लास है हमारे मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का सबसे आखिरी चैप्टर। हालांकि एनसीईआरटी के अनुसार ये मिसलेनियस सबसे आखिरी है, बट मिसलेनियस से ठीक पहले मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का जो आखिरी है, आप उसे एक्सरसाइज के हिसाब से देखोगे तो 4.6 एक्सरसाइज मिलेगा आपको, है ना, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। और मेरे बनाए गए बुकलेट के अकॉर्डिंग MD3 मिलेगा। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 4.6 और मेरे बनाए गए बुकलेट के अकॉर्डिंग MD3 मिलेगा। चैप्टर का नाम क्या है डियर? सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 and 3 वेरिएबल, जो मैं पहले से ही लिख के रखा हूं। क्या मतलब हुआ? 2 या 3 चर वाले रैखिक समीकरण के निकाय का हल। सिस्टम को हम लोग निकाय बोलते हैं, और निकाय भी एक नया हिंदी हो सकता है तुम्हारे लिए, मैं बताऊंगा। और मैं थोड़ा वो 10th क्लास से मैं इसको रिलेट कराऊंगा। तो फिर से सुन लीजिए, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर रैखिक इक्वेशन इन 2 and 3 वेरिएबल। जब भी आप 2 वेरिएबल का परिचय, इंट्रोडक्शन या प्रॉब्लम या इसके बारे में जानकारी आप 10th क्लास से बना चुके हो, तो 2 या 3 चर वाले रैखिक समीकरण के निकाय का हल, या नहीं तो इसको हम दूसरे वर्ड में, दूसरे सेंटेंस में, दूसरे स्टेटमेंट में कह सकते हैं मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का एप्लीकेशन, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का एप्लीकेशन। बट ये सारा चीज हम लोग मैट्रिक्स मेथड से ही पढ़ेंगे। एक डिटरमिनेंट एब्सोल्यूटली डिटरमिनेंट मेथड से भी निकलता है, बट आपके एनसीईआरटी में स्ट्रिक्टली मेंशन है मैट्रिक्स मेथड से। तो हेडिंग हम 2 दे सकते हैं, 2 और 3 वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन के सिस्टम का हल, सॉल्यूशन, या हम उसे दूसरे वर्ड में या दूसरे स्टेटमेंट में बोल सकते हैं, दूसरे सेंटेंस कहिए, दूसरे सेंटेंस में मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का एप्लीकेशन। ठीक है? और देखो डियर, चूंकि हम लोग को लीनियर इक्वेशन पढ़ना है, तो लीनियर इक्वेशन, वैसे मैं आपको थोड़ा याद दिला दूं, इक्वेशन वर्ड जब आता है तो ऐसा कई तरह का इक्वेशन हमने अब तक के लाइफ में सुना है। हालांकि 10th क्लास तक तो आप सिर्फ और सिर्फ बीजगणितीय समीकरण, रैखिक समीकरण सुनते हो। मैं थोड़ा आपको याद दिलाता हूं। और जैसे आप 11 पास किए होगे या 11 में देखा होगा आपने ट्रिगोनोमेट्री में, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, और कुछ दिन के बाद आपको देखना होगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। हालांकि एक्सपोनेंशियल यहाँ सिलेबस में नहीं है, ये कंपटीशन में है। इसी तरह से लॉगरिथमिक इक्वेशन, इसी तरह से मिक्स्ड इक्वेशन। तो अब तक के लाइफ में अगर तुम 11 पास हुए हो, या तो अल्जेब्रिक एंड ट्रिगोनोमेट्रिक, ये 2 तरह का इक्वेशन देखे होगे। यहां स्पेशली अल्जेब्रिक इक्वेशन में भी लीनियर देखना है। अब मैं आपको थोड़ी देर के लिए थोड़ा अल्जेब्रिक इक्वेशन से थोड़ा याद दिलाता हूं। डियर, याद करो, ऐसा करके ax प्लस b, या ax इज इक्वल टू b भी बोल सकते हो, ax इज इक्वल टू b भी बोल सकते हो तुम, या ax कुछ राइटर इसको ax प्लस b इज इक्वल टू 0 बोलते हैं, है ना। या तो ऐसा बोलो या तो ऐसा बोलो। इसे बोलते हैं हम लोग एक चर का एक वेरिएबल, एक चर का एक पावर वाला, एक चर के एक पावर का समीकरण। इट इज ए लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ध्यान दो, एक पावर के चलते इसे हम 1 डिग्री या लीनियर बोलेंगे। हिंदी में भी 2 नाम है, एक घातीय या रैखिक। अंग्रेजी में भी 2 नाम है, 1 डिग्री और लीनियर इक्वेशन। सो दिस इज लीनियर इक्वेशन और 1 डिग्री इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। इसी तरह से आप ऐसे देखे होंगे, चलो इसी को लेकर मैं चलूं, ऐसा करके ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ऐसा करके, है ना, ये रहा। इसको हम क्या बोले, किस तरह की इक्वेशन बोलेगा? इट इज अगेन लीनियर इक्वेशन, अगेन 1 डिग्री इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो आप बहुत अच्छी तरह परिचित में हो, बहुत अच्छी तरह परिचय में हो। 10th क्लास पर इस पे बहुत बड़ा सा एक एक्सरसाइज है और ढेरों सारा क्वेश्चन है। तो ये है 2 चर वाले एक घातीय या रैखिक समीकरण। इसी तरह से आप ऐसा देखा होगा,
ए एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर एक वेरिएबल है बट हाईएस्ट पावर 2 है। जैसा कि आपको याद होगा कि हाईएस्ट पावर से ही हम उसका डिग्री को डिफाइन करते हैं, उसके घात को डिफाइन करते हैं। तो ये एक चर है, 2 पावर है, 2 घात है, तो इसको हम द्विघात बोलते हैं। इंग्लिश में हम 2 डिग्री या क्वाड्रेटिक बोलते हैं। तो इट इज quadratic or 2 degree equation in one variable, and it is 1 degree or linear equation in 2 variable, and it is 1 degree or linear equation in 1 variable। ठीक है, तो 1 डिग्री बोलो या लीनियर बोलो, एक घातीय बोलो या रैखिक बोलो, ये सारा इक्वेशन हम लोग लोअर क्लास में देखा है। आज स्पेशली इसी को देखना है हम लोग को। और जरा याद करो, ऐसा ऐसा अगर आप 2 ले लेते हो, ऐसा ऐसा 2, जैसे कि a1x b1y c1 इज इक्वल टू 0, a2x b2y c2 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे को 10 क्लास में आप क्या बोलते थे? 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो यहां पर युग्म या पेयर ना बोल के स्टूडेंट एक नया वर्ड सुन लो। हिंदी में हम इस दोनों को मिला करके हम निकाय बोलते हैं, अंग्रेजी में सिस्टम बोलते हैं। सो अब से मैं सिस्टम वर्ड को ही ज्यादा यूज करूंगा। आप फिजिक्स से भी इस वर्ड को सुनते होंगे, जब आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हो 11th क्लास के फिजिक्स में, तो वहां देखोगे पुल्ली, इसको पुल्ली बोलते हैं। ऐसा करके एक रोप होगा, इधर करके एक वेट होगा, इधर में कुछ वेट होगा, है ना। ये पूरे को हम लोग सिस्टम बोलते हैं। तो कई चीजों को मिला करके ये सिस्टम वर्ड आप मोबाइल में सुन सकते हो, लैपटॉप में सुन सकते हो। तो कई चीजों को मिला के हम उसे सिस्टम बोलते हैं। तो ऐसे को हम यहाँ सिस्टम बोलेंगे, हिंदी में निकाय बोलते हैं। तो इट इज ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर मतलब 1 डिग्री से ज्यादा पॉपुलर लीनियर है, रैखिक नहीं है। दैट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इसके बारे में तो आप खूब जानते हो। अब मैं आपको थोड़ा सा ये पावर के हिसाब से इसका एक और नया नाम सुनाता हूं मैं। तो पहले सुन लो। अगर किसी इक्वेशन के हर एक टर्म में वेरिएबल का पावर समान हो, हर एक टर्म में वेरिएबल का पावर समान हो, इफ द पावर ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन इज सेम, समान हो, तो उसे हम हिंदी में समघातीय समीकरण बोलते हैं। और अगर किसी टर्म या फिर हम ऐसा बोलें, इक्वेशन के हर एक टर्म में या इक्वेशन में हर एक टर्म के वेरिएबल में पावर समान नहीं हो, तो हम उसे नॉन होमोजेनियस बोलते हैं और हिंदी में विषम घातीय समीकरण बोलते हैं। तो हर एक टर्म में वेरिएबल का पावर समान तो समघातीय, अंग्रेजी में होमोजेनियस। और हर एक टर्म में वेरिएबल का पावर समान नहीं हो तो उसे हम विषम घातीय और अंग्रेजी में नॉन होमोजेनियस बोलते हैं। तो मैं यहां कुछ लिख के रखा हूं, देखो ये रहा हमारा। हाँ, आप 10 क्लास में ऐसा लिखते थे अभी अभी जैसा मैंने बताया, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। बट यहां पर देख रहा हूं मैं सर राइटर में, हालांकि देखने में थोड़ा अलग अलग लग सकता है, बट आंसर में या प्रॉब्लम बनाने के बाद उसके जब मैच करोगे आंसर में तो कोई डिफरेंसेस नहीं आता है। हम इसको ऐसा ना लिख करके ऐसा लिखते हैं, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। शायद कंफ्यूजन हो कि सी घट जाएगा तो माइनस सी, यस माइनस सी लेके भी करोगे वही आएगा, सी लेके भी करोगे फाइनल रिजल्ट वही आएगा। तो ये वाला ना लिख करके हम लोग इस वाले स्टाइल्स को ज्यादा प्रेफर या लाइक करेंगे और यहाँ यही मेथड दिया गया है। तो देखो मैंने कहा कि अगर हर एक टर्म में वेरिएबल का पावर समान तो समघातीय होमोजीनियस, और हर एक टर्म में वेरिएबल का पावर समान नहीं हो तो विषम घातीय। तो मैं यहाँ लिख के रखा हूं विषम घातीय, नॉन होमोजीनियस सिस्टम और होमोजीनियस सिस्टम। और ये देखो ये रहा, यहां पर पावर 1 है, यहां पावर 1 है, और ये तो कांस्टेंट डियर, यहां तो कोई वेरिएबल है नहीं। अगर मैं कोई वेरिएबल यहां लगा भी दूं थोड़ी देर के लिए, अगर मैं कोई वेरिएबल सबको यहां जेड ही लेता हूं तो यहां तो है नहीं, तो हमें ऐसा देना पड़ेगा, जेड पर पावर 0 देना पड़ेगा। तो यहां पर हर एक टर्म में वेरिएबल का पावर समान नहीं है, 1 1 यहाँ 0, यहाँ कुछ नहीं है। और अगर कोई स्पेशली जोड़ जबरदस्ती अगर कोई वेरिएबल देना चाह रहा है x y z,
तो यहाँ पावर 0 ही लेना पड़ेगा। तो वेरिएबल समान पावर समान नहीं है हर एक टर्म में, तो हम ऐसे को नॉन होमोजीनियस, और ऐसा दो लिया है तो इसे हम बोलेगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बट नॉन होमोजीनियस। और यहीं पर अगर पहले इसको और देख लीजिए। और डियर, आप चूंकि अब 12 क्लास में आ गए हो, 12th में आ गए हो, अब 10 में नहीं हो, स्कूल में नहीं हो, इंटरमीडिएट में हो, आप कॉलेज को प्रस्थान कर रहे हो या फिर कुछ लोगों का नाम कॉलेज में है, तो यहाँ पर 3 वेरिएबल का इक्वेशन पढ़ना है और यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसके साथ साथ ये भी पढ़ना है। यहाँ पावर देखिए 1 पावर 1 पावर 1, बट यहाँ पर A1 B1 C1 D1, नोटेड दैट स्टूडेंट, A1 B1 C1 D1 ये कांस्टेंट है। जैसे A1 B1 C1 कांस्टेंट होता है, वैसे A1 B1 C1 और D1 ये कांस्टेंट है। इन सबों के साथ वेरिएबल का पावर 1 है। यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है। अगर कोई जबरदस्ती कोई वेरिएबल u लेना चाहे, u का पावर 0 लेना पड़ेगा। अगेन यहाँ हर एक का पावर सेम नहीं है, तो ये 3 चर वाला रैखिक समीकरण का नॉन होमोजेनियस रूप है। So this is non-homogeneous equation in linear equation in 3 variable, और ऐसा 3 लेंगे तो हम इसे ही बोलेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल बट नॉन होमोजीनियस। तो डियर, ये दोनों हमारा नॉन होमोजीनियस है, ये दोनों हमारा नॉन होमोजीनियस है। देखो ये नॉन होमोजीनियस है, ठीक है। और ये हमें पढ़ना है, इस तो हम पढ़े 10 क्लास में, बट यहां भी पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड, जिसमें मैट्रिक्स के साथ साथ डिटरमिनेंट का भी प्रयोग होगा। और जैसा कि मैं अभी भी जस्ट बोला कि हर एक टर्म में वेरिएबल का पावर अगर समान नहीं हो तो उसे हम बोलते हैं विषम घातीय, नॉन होमोजीनियस। तो जरा देखो, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पर तो कुछ वेरिएबल है ही नहीं। कोई जबरदस्ती अगर पावर वेरिएबल लगा भी देगा तो आगे 0 है, तो यहाँ पर पावर हाँ, यहाँ पर कोई जबरदस्ती लगा भी सकता है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं Z1 दे सकते हैं, फाइनली तो ये 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हर एक टर्म में वेरिएबल का पावर समान है, इसलिए हम इसे समघातीय समीकरण बोलेंगे। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का समघातीय रूप ये है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का विषमघातीय। सो दिस इज होमोजेनियस इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इन 1 डिग्री, या फिर हम दूसरे तरीके से बोलेंगे इट इज होमोजेनियस इक्वेशन इन लीनियर इन 2 वेरिएबल। इट इज नॉन होमोजेनियस इन 1 डिग्री और लीनियर इन 2 वेरिएबल। ऐसा एक से ज्यादा लोगे तो उसे ही सिस्टम बोलते हैं, निकाय बोलते हैं। तो ऐसा 2 लिया, 2 चर वाला रैखिक समीकरण के निकाय, और ये रहा हमारा होमोजेनियस सिस्टम। और ठीक इसी तरह से देखो, यहाँ पर पावर 1 है, पावर 1 है, पावर 1 है, ये 3 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन। और यहाँ कोई अगर वेरिएबल लेते हैं तो हम पावर यहाँ 1 ले सकते हैं, पावर सेम हर एक टर्म का, तो इट इज होमोजेनियस। ये हो गया होमोजेनियस। ऐसा 3 लेंगे, ये हो गया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल बट होमोजेनियस। तो ध्यान देना यार, ये सब बात समझ लो, ये नया बात है ना। बात बाकी हम लोग रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, 1 चर वाला, 2 चर वाला, ये सारा तो हम सुनते आ रहा है। लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन 1 वेरिएबल, इन 2 वेरिएबल, ये सब पुराना हो चुका है। बट ये नया आज हम लोग सुन रहे हैं, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, समघातीय, विषमघातीय। फिर से सुन लीजिए, इफ द पावर ऑफ ईच टर्म ऑफ इक्वेशन इज सेम then equation is said to be homogeneous. If power of variable of each term is not same, then it is said to be non-homogeneous. और ऐसा कई लोग हैं, उसे ही हम लोग सिस्टम बोलते हैं। ये सब को भी आपको जानकारी रखना है, क्योंकि मैं बार बार इस वर्ड का यूज करूंगा, ठीक है। और याद रहे कि 2 वेरिएबल के लिए 2 इक्वेशन लेते हैं, 2 वेरिएबल के लिए 2 इक्वेशन और इसे सिस्टम, और 3 वेरिएबल के लिए 3 इक्वेशन लेते हैं, इसे हम सिस्टम बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं ये परिचय दिया, और अगर कोई डाउट होगा तो एकदम तुरंत रिंग कर दोगे, कोई डाउट इतना सुनने के बाद भी, ठीक है। और हम लोग अब मैं आपको याद दिलाता हूं कि ये मैं इसी को लेके आगे बढ़ूंगा, ये तो आखिरी में करूंगा। हम ये नॉन होमोजीनियस को लेके चलेंगे। ये नॉन होमोजीनियस को जरा याद करो, ठीक है। मैं इसको लेके चलता हूं। अगर मैं
दो वेरिएबल के लिए अगर थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं तो उसी तरह से तीन वेरिएबल के लिए आपको याद है कि दो वेरिएबल का लिनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने का कितना मेथड था? 4 मेथड था, 4, है ना? याद करो, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणन और ग्राफीय, और अंग्रेजी बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और ग्राफीय मेथड, है ना? ऐसा करके 4, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ग्राफीय एंड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ग्राफीय हालांकि 4th में आएगा, तो हम 4 तरीके से इसको 10 क्लास में सॉल्व कर चुके हैं। बट यहाँ स्ट्रिक्टली आपको परमिशन है कि आपको मैट्रिक्स मेथड से इसका सॉल्यूशन निकालना है। वही सब बातों को, अब सुनो एक बहुत राज की बात, वही सारी बातों को हम एक नए वर्ड से पढ़ेंगे, नए नाम से हम उसे परिचय करते हुए पढ़ेंगे, है ना? ध्यान दो, ठीक है? जैसे हम लोग पहले वहां युग्म बोलते थे, अब हम लोग निकाय बोलते, वहां पेयर बोल रहे थे, यहाँ सिस्टम बोल रहे हैं, है ना? चलिए, मैं स्पेशली इस पर फोकस कर रहा हूं, और अगर 2 के लिए समझ रहे हैं तो 3 के लिए। अब जरा याद करो तो किस किस कंडीशन में इसका यूनिक हल होता था, किस कंडीशन में यूनिक मतलब अद्वितीय, किस कंडीशन में इसका इनफाइनाइट हल, अनंत हल होता था, और किस कंडीशन में नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होता था। जरा याद करो, माइंड को थोड़ा पीछे ले जाओ, 1.5-2 साल पीछे ले जाओ, 10 क्लास में सारे स्टूडेंट खूब जम के पढ़ता है इसको, ठीक है? तो मैं इसको अभी ड्रॉप कर रहा हूं, पहले यहीं से ले रहा हूं, ठीक है? जरा याद कीजिए। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नॉन होमोजेनियस सिस्टम, नॉन होमोजेनियस सिस्टम। मैं 2 के लेके चल रहा हूं, जरा याद करो, जरा याद करो, यही पर एक ऐसा करके देखो। अगर चलो ये तो जरा ब्लू वाला ज्यादा दिखता नहीं है, हाँ देखो जी, चलो यहां से अगर याद कीजिए A1 by A2, B1 by B2, अगर ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं हो, दैट इज कैसा हो, जब देखो अगर ऐसा नहीं हो, ये सब दैट इज ऐसा हो, सॉरी ऐसा हो, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा A1 B2 नॉट इक्वल टू A2 B1, ऐसा। और आप जब सोचिए कि x बड़ा x इज इक्वल टू वाई अगर हो, तो हम इसको ऐसा लिखते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू वाई, तो x माइनस वाई, वाई को राइट से लेफ्ट लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक इसी तरह से x नॉट इक्वल टू वाई, तो हम y को राइट से लेफ्ट लाएंगे तो x माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो वही बात मैं यहां कहना चाह रहा हूं, दिस इज द x, दिस इज द y, x नॉट इक्वल टू y, और मैं इस y को राइट से लेफ्ट ले आऊं तो एक स्टेप जंप मार करके हम ऐसा लिख सकते हैं। तो जरा ध्यान दो, ऐसा हो या ऐसा हो, इसे ही हम क्या बोलते थे, इस केस में ही हम बोलते थे कि इस युग्म का, इस सिस्टम का, सिस्टम बोलो, इस सिस्टम का यूनिक हल होता है। सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, सिस्टम है यूनिक सॉल्यूशन। मैं थोड़ा आपको याद दिला रहा हूं, ठीक है? लेकिन यहां पर हम लोग अलग तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है? अगर ऐसा होगा तो सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। ज्यादा वक्त तो मैं नहीं लिख रहा हूं, यूनिक सॉल्यूशन, सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल, ठीक है? और वही हल आप 4 मेथड से निकालते थे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड ग्राफीय मेथड। बट यहां स्ट्रिक्टली अलाउड है कि हमें मैट्रिक्स मेथड से निकालना है। कैसे, तो मैं दिखाऊंगा, पहले थोड़ा पीछे वाला भी याद कर लो, ठीक है? उसी तरह से A1 by A2, B1 by B2 इज इक्वल टू C1 by C2। इस केस में अगर ये तीनों रेशियो बराबर हो जाए, A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2, तो इस केस में यहां से तुम क्या क्या देख सकते हो? अगर मैं इस दोनों को ले लूं, इस दोनों से क्या क्या मिलेगा, देखो तो इस दोनों से वही मिलेगा A1 B2 और A2 B1, ठीक है? देख लो भाई, मैं थोड़ा इसको जंप मार कर, यहां बस वही चीज है, यहां पर नॉट इक्वल टू है तो यहां पर इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है? ध्यान दीजिए, मैं इस दोनों को ले रहा हूं, ठीक है? ऐसा करके, अच्छा अब जब इसको लूंगा तो क्या होगा, इसको थोड़ा ढक दो, इसको लूंगा तो क्या होगा, एंड जरा गौर करो, इसको लूंगा। हालांकि आप इतना सही बोल देते हो कि सिस्टम के अनंत हल होंगे,
निकाय के अनंत हल होंगे, है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वर्ड मैंने लिखा हूं जगह कमी के चलते, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनंत हल। हालांकि आगे और अगर देखा जाए तो क्या होगा, अगर मैं इस दोनों को लूंगा तो ये होगा, इसको और इसको लूंगा तो क्या होगा, जरा देखो तो A1C2 माइनस A2C1 इज इक्वल टू 0। और अब की बार अगर मैं इन दोनों को लूंगा तो क्या होगा, B1C2 इन दोनों को लूंगा तो माइनस B2C1 इज इक्वल टू 0। 10 क्लास में हम लोग बस इसी को ज्यादा लिखते हैं, इसकी चर्चा नहीं करते, बट आपका ध्यान दीजिए, बड़े क्लास में आ गए थोड़ा उसको डिटेल से देखना पड़ेगा। ये सारा होने से सिस्टम के इनफाइनाइट हल होंगे, दैट इज एक्स वाई, ऐसा ढेरों सारा मिलेगा, एक्स वाई का ऐसा करके जोड़ा ढेरों सारा मिलेगा। यहां पर मान लो 1 -1 ये एक जोड़ा हुआ, इस तरह से ऐसा करके अनंत जोड़ा मिलेगा, इनफाइनाइट पेयर मिलेगा, और वो सारा का सारा सॉल्यूशन होगा। बट राज की बात दिया जानते हो, यूनिक सॉल्यूशन होने से, इसी यूनिक सॉल्यूशन को हम लोग 10 क्लास में 4 मेथड से, यहां मैट्रिक्स मेथड से निकालेंगे। और बस 10 क्लास में आपको ये बता दिया था कि ऐसा होने से सिस्टम के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, लेकिन वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे निकालना है ना तो 10 क्लास में पढ़ना है ना तो 12 में पढ़ना है। डियर नोटेड दैट, ये राज की बात है। बस सिर्फ जान लो, वहां भी जान लिया था, यहां भी जान लिया कि अगर ऐसा होगा, दैट इज ऐसा होगा, तो सिस्टम के निकाय के पेयर युग्म के अनंत हल होंगे। लेकिन वो अनंत हल निकालना कैसे, हाउ टू फाइंड दैट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, देयर इज नो मेंशन, देयर इज नो टेक्निक, मेथड इज गिवन आइदर 10 क्लास और 12, ना तो 10 में पढ़ना है ना तो 12 में पढ़ना है, ठीक है। बस यहां भी यही जान लेना है कि ऐसा है। हालांकि अभी तक मैं 10 क्लास ही बता रहा हूं, इसी को मैट्रिक्स मेथड में ले आऊंगा। और तीसरा में आ जाओ डियर, इफ A1 A2 B1 B2, ध्यान देना यहां तक सेम है, यहां तक दोनों में सेम, और अगर ये भी सेम हो जाए तो इनफाइनाइट, और अगर ये सेम ना हो, है ना, तो इस केस में सिस्टम के कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे, कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे, ठीक है। और इसको अगर ध्यान से देखोगे तो यही चीज आएगा, यही चीज यहां आएगा, A1 B2 A2 B1 इज इक्वल टू 0, एंड यही चीज यहां नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा, A1 C2 A2 C1 नॉट इक्वल टू 0, एंड यही चीज यहां पर चूंकि नॉट इक्वल टू है, इन दोनों को लेने से ये आया, इन दोनों को लेने से ये आया, और इन दोनों को लेने से इसी को लिख करके नॉट इक्वल टू कर देंगे, B1 C2 B2 C1 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसा हम लोगों ने 10 क्लास में देखा। हालांकि 10 क्लास में इतना डिटेल से नहीं पढ़ते, बस इतना ही देख करके हम बोल देते हैं कि सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। और अगर इसी को ग्राफियल मेथड से अगर देखा जाए तो याद करोगे, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होगा, आप इसको ग्राफियल मेथड में आपको याद होगा 11 में भी देखा, ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ये भी एक लाइन को, दैट इज 2 लाइन। इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि अगर ये दोनों लाइन का प्लॉट किया जाए तो एक पॉइंट पर काटेगा, और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, जो निर्देशांक होगा, वही यूनिक सॉल्यूशन होता है। और इस केस में ध्यान देना, इस केस में दोनों लाइन एक दूसरे पर अध्यारोपित होगा, दोनों लाइन एक दूसरे पर सुपर इम्पोज करेगा, दोनों लाइन एक दूसरे पर कॉन्साइड करेगा, और इस केस में इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट है, यहां 1 कॉमन पॉइंट है तो 1 सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। दैट इज मैं बता दूं डियर, इनका थोड़ा ग्राफिकल आइडिया, ग्राफिकल सॉल्यूशन जो आप पढ़ चुके हो 10 क्लास में। तो जब अनंत सॉल्यूशन होगा, इसका मतलब दोनों लाइन एक दूसरे पर कॉन्साइड करेगा, मैच करेगा, तो इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया। और इस केस में लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा, लाइन पैरेलल होगा, थोड़ा मैं इसे दिखा दूं, लाइन पैरेलल होगा, देयर इज नो कॉमन पॉइंट, देयरफॉर कोई कॉमन सॉल्यूशन या कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। तो जरा सा इन सभी चीजों को थोड़ा सा आप ग्राफिकली देख लीजिए, ज्योमेट्रिकली देख लीजिए, फिगर से देख लीजिए, अपनी भाषा में बोले तो ये एक ऑडियो है, तो ये एक वीडियो है,
देख लो भाई, ठीक है। ये सब अब तक 10 क्लास का बता रहा था। अरे यही चीज तो पढ़ना है यहाँ पर भी, लेकिन नाम और सिंबल थोड़ा अलग हो जाएगा, ठीक है। देखो मैं सारा कुछ याद दिला दिया, थोड़ा अपने स्तर से और ही पढ़ लोगे। और अगर ज्यादा दिक्कत हो तो 11 क्लास के स्ट्रेट लाइन वाले पेज में मैंने सारा बात चर्चा भी कर दी, स्ट्रेट लाइन वाले पेज में, ठीक है। अब सुनो कि इसको मैट्रिक्स मेथड से पढ़ेंगे तो क्या करते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स मेथड से पढ़ने के लिए, अब एक्चुअल में मैं बताने जा रहा हूं, मैट्रिक्स मेथड से पढ़ने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको क्या करते थे, यहां पे हियर फर्स्ट हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, लेट मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स ए, और ये मैट्रिक्स का एलिमेंट कौन होगा, तो वेरिएबल, दोनों इक्वेशन या कहो कि सिस्टम का वेरिएबल का जो कॉफिशिएंट होगा, ठीक है, उसी से बना हुआ मैट्रिक्स को हम ए मान लेते हैं। अब मैं स्पेशली 12 क्लास वाला मेथड बताने जा रहा हूं कि अगर इसका सॉल्यूशन मैट्रिक्स मेथड से निकालना है तो मैट्रिक्स का तो यूज होना ही चाहिए, मैट्रिक्स का तो शामिल होना चाहिए उसमें। तो हम यहां पहले एक मैट्रिक्स ए लेते हैं और उसका एलिमेंट कौन सा होगा या क्या लिया जाता है, तो सिस्टम के वेरिएबल का जो कॉफिशिएंट है A1 B1 A2 B2 ऐसा करके, ठीक है, ये देख लो। अच्छा, और फिर हम दूसरा मैट्रिक्स कौन सा लेते हैं, मैट्रिक्स बी लेते हैं, और ये बी हमेशा कॉलम मैट्रिक्स होगा डियर, ये हमेशा कॉलम मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स बी कौन सा लेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। ये जानबूझ के मैं नहीं मिटा रहा हूं, थोड़ा बहुत तुलना कराऊंगा अभी। बी हमेशा कॉलम मैट्रिक्स लेंगे। ए देखो, एक मैट्रिक्स लेंगे ए और दूसरा मैट्रिक्स बी, ए का एलिमेंट क्या होगा, तो सिस्टम के वेरिएबल का कॉफिशिएंट। बी इज ऑलवेज कॉलम मैट्रिक्स, ये हमेशा कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है पता है ना, जिसमें एक कॉलम हो, रो चाहे जितना हो जाए, और उसका एलिमेंट यही कांस्टेंट जो होगा उसी से बनेगा, C1 C2, ये रहा हमारा, ठीक है। और एक मैट्रिक्स लेंगे हम लोग X, ये X लेंगे, एक मैट्रिक्स और X लेंगे, ठीक है, X, ठीक है, यहां से मैं X ले रहा हूं, हो जाएगा जगह है X, देखो X क्या लेंगे, ये जो वेरिएबल है, जितना वेरिएबल वो भी कॉलम मैट्रिक्स लेंगे, X और Y। ध्यान देना, ये मैट्रिक्स मेथड से लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को सॉल्व करने के लिए आपको इस तरह से 3 मैट्रिक्स लेना है, A B X। A एक मैट्रिक्स लेंगे जिसका एलिमेंट हमेशा वेरिएबल के कॉफिशिएंट से बना होगा। B और X हमेशा कॉलम मैट्रिक्स लेना है, यही इसका फंडा है, इसका टेक्निक है, यही इसका तरीका भी है। और B कॉलम X भी कॉलम, B का एलिमेंट क्या होगा, तो जो कांस्टेंट होगा वही होगा। X अगेन कॉलम मैट्रिक्स, इसका एलिमेंट क्या होगा, तो जो वेरिएबल है वही होगा, वेरिएबल। और जैसे तुम इतना लोगे, हाँ याद रखना है, इस ए को यहां पर हम कॉफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं, इसको क्योंकि कॉफिशिएंट से बना है ना, इसलिए हम लोग इसको कॉफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको कांस्टेंट मैट्रिक्स बोल सकते हो, लेकिन किसी राइटर ने लिखा नहीं है कॉफिशिएंट मैट्रिक्स, इसको कांस्टेंट मैट्रिक्स, इसको वेरिएबल मैट्रिक्स बोल सकते हो, लेकिन किसी राइटर ने लिखा नहीं, बस इसके बारे में लिखना कॉफिशिएंट मैट्रिक्स। और ये लिखना लेने के बाद देखो ना, तुम इस सिस्टम को ऐसे लिख सकते हो, देन सिस्टम आफ्टर कंसिडरिंग देन दिस सिस्टम इन मैट्रिक्स फॉर्म कैन बी रिटन AX = B। अब A को X से गुणा करके B से इक्वेट कर दो, A को X से गुणा करके मैं दिखाता हूं, A को X से गुणा करके A1, ठीक है, A1 B1 A2 B2, ठीक है, और ये रहा हमारा X Y, और इधर हमारा देखिए B C1 C2। आप इनको गुणा करो, टेस्ट में मैं आप पर छोड़ता हूं, बहुत आसान सा काम है कि आपको गुणा करने आता है। जैसे गुणा करोगे देखोगे ये गुणा, अच्छा ये कितना ऑर्डर का है, 2/2, ये 2/1, तो इनका गुणनफल 2/1 ऑर्डर का होगा। इसको गुणा करने के बाद ये 2/1 ऑर्डर, ये भी 2/1 ऑर्डर, और इक्वेट कर दोगे। जैसे ही तुम इक्वेट करोगे, जब दो मैट्रिक्स बराबर होगा तो हम इक्वेट करते हैं ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट,
गुना करने के बाद जैसे इक्वेट करोगे तुमको यही सिस्टम मिल जाएगा स्टूडेंट। तो ध्यान देना, मैट्रिक्स मेथड से आप किसी भी लीनियर इक्वेशन के सिस्टम का सॉल्यूशन निकालना है तो पहले ए बी एक्स ये मानना पड़ेगा। कोएफिशिएंट से बना हुआ मैट्रिक्स ए, कांस्टेंट से बना हुआ कॉलम मैट्रिक्स बी और वेरिएबल से बना हुआ कॉलम मैट्रिक्स एक्स। इतनी मानने के बाद झट से हम इस सिस्टम को मैट्रिक्स के स्टाइल में ऐसा लिख सकते हैं। और मैं बोला कि आप इसको गुना करके तुलना कर दो, जगह कमी के चलते मैं नहीं बता रहा हूं, बट बहुत आसान है। इसको गुना करो और यहाँ एक मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का तुलना करोगे, बराबर करोगे, इक्वेट करोगे तो आपको तुरंत यही सिस्टम मिल जाएगा। तो हम इस सिस्टम को मैट्रिक्स स्टाइल में ऐसा लिखते हैं, इस तरह से। ये रहा सिस्टम को आफ्टर सपोजिंग, सपोज करने के बाद याद रखना है, ये सपोज करने के बाद ऐसा हो, सपोज करने के बाद, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं, इतना होने के बाद, ध्यान देना, इतना होने के बाद अब मैं बता रहा हूं कि देखो भाई क्या क्या होता है यहाँ पर। देखो ये मैं जानबूझ के नहीं बता रहा हूं, थोड़ा सा आपको तुलना करके मैं पढ़ाना चाह रहा हूं ताकि आपको 10 का और 12 का पता चले कि है एक ही चीज, बस उसको नाम और संकेत में अलग अलग बदल दिया गया है। अब आ जाओ इसमें, यहां पर भी वही बोलता है डियर, देख लो जी, नाउ। इतना के बाद ये सारा बात मैंने बुकलेट में भी दे दिया है या किसी भी बुक में मिल जाएगा, बस मुझे समझाना तो मैं समझा दे रहा हूं, ठीक है। अगर यही पर नंबर 1, इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट जीरो, डिटरमिनेंट नॉट जीरो, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए कौन सा था आपको पता है, मैट्रिक्स ए ये कोएफिशिएंट से बना हुआ मैट्रिक्स, उसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं होगा ना, अर्थात जरा देख लो तो जीरो नहीं होगा अर्थात। अब मैं डिटरमिनेंट में एकदम A1 B1 A2 B2 ध्यान से देखो, नॉट जीरो, दैट इज, इसको जरा देख लो तो जी, A1 B2 और A2 B1 नॉट जीरो। देखो ये वही आ गया डियर, वही आ गया, वही A1 B2 A2 B1 वही आ गया। तो वहां तुम ऐसे पढ़ते थे, वहां तुम ऐसे पढ़ते थे, ऐसे पढ़ते थे, यहाँ तुम डिटरमिनेंट को मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के स्टाइल में पढ़ रहे हो, इसलिए इसका नाम रखा गया, इसका एक हेडिंग रखा गया है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का प्रयोग। तो पहला है, जैसे हम इसको मैट्रिक्स में मान लिया तो पहला बात, अगर उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो नहीं है, अर्थात ये नहीं है, तो वही बात बोलेंगे, देन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, डियर, देन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। और यहां ये सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है, ध्यान देना, देन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय, और सॉल्यूशन निकाला जाता है कैसे, बाय द इक्वेशन x इज इक्वल टू A इनवर्स B। अब ये कहां से आया मैं आपको बता रहा हूं, याद रखना है, ध्यान दीजिएगा। जैसे ऐसा होने पर यूनिक सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन 4 मेथड से निकालते थे, है ना, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ग्राफ की। तो यहां ऐसा होने से हम उसी सॉल्यूशन को इस तरह से निकालते हैं, x इज इक्वल टू A इनवर्स B। बट ये आया कहां से, मैं इसको झट से प्रूफ भी कर दे रहा हूं। अभी अभी जस्ट यू हैव सीन, अभी अभी हमने इसको मैट्रिक्स में मानने पर ऐसा लिखा था, AX इज इक्वल टू B। ऐसा देखा था कि नहीं देखा था, याद करो, ऐसा देखा था ना। अब दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाइंग बाय A इनवर्स कर दो तो ऐसा करके, ये मैं प्रूफ दे रहा हूं, आपको तो याद रखना है, सारा बात मैं बुकलेट में लिख दिया हूं। और देखो जैसे ही करोगे तो ये दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये दोनों का प्रोडक्ट I हो जाएगा, I X, और इधर हमारा क्या होगा, A इनवर्स B, ऐसा हो जाएगा A इनवर्स B, ठीक है, A इनवर्स B। और फिर किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से गुना करोगे तो वही मैट्रिक्स मिलेगा। यहां फाइनली हो गया x इज इक्वल टू A इनवर्स B, A इनवर्स B। यही इक्वेशन की मैं चर्चा किया, देख लो, इसी इक्वेशन की मैंने चर्चा किया, ठीक है, देख लो। हाँ, थोड़ा बहुत दिख रहा है, थोड़ा सा दिख रहा है भाई, देख लो, ठीक है, ये देख लो,
x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। देख लो, है ना। तो मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर जैसे हम लोग मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स एक्स मानने पर हम इस सिस्टम को ऐसा लिख सकते हैं, और ऐसा लिखने के बाद अब आते हैं एक एक करके देखते हैं कि अगर उस मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट अगर जीरो नहीं है, दैट इज ऐसा नहीं है, तो वही बात घुमा फिरा के आया, और इस केस में हम लोग बोलते थे सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन। यहां पर भी बोलेंगे सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो मिला जुला के बहुत शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे, if determinant is not zero then system has unique solution, determinant of matrix is not zero then system has unique solution, सिस्टम का अद्वितीय हल होगा। और वो हल इस इक्वेशन से निकालते हैं। जब मैं प्रॉब्लम बताऊंगा डियर तो ये और भी क्लियर हो जाएगा। और मैं फिलहाल आपको ये बता दिया कि ये आया कहां से। उसी सिस्टम को जब मैट्रिक्स मानने पर मैट्रिक्स इक्वेशन ऐसा हो गया, वहीं से प्री मल्टीप्लाइंग, जैसे वर्ड मैंने कल वाले क्लास में भी दिया था, ठीक है, पिछले वाले वीडियो में देख लोगे। प्री मल्टीप्लाइंग और मैट्रिक्स के गुना का प्रॉपर्टी लगा करके फाइनली यहां तक आया था। तो आपको इतना नहीं करना है, ये जस्ट उसके लिए है जो मन में आता है कहां से आया कैसे आया, ठीक है। याद रखना बातवा वही है ना, बातवा वही है, ठीक है। बस उसी को हम लोग अलग नाम से, अलग संकेत से हम उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलो तो याद रखोगे। अच्छा, फिर हम लोग आते हैं दूसरा पॉइंट। देखो भाई, इसलिए मैं जानबूझ कर रखा था। देखो याद रखो, नंबर 2 यहां पर भी, इफ डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट जीरो, सॉरी जीरो, अरे वही यही वाला बात, यही वाला, ठीक है, जीरो। एंड अब बात बाकी के लिए देखो, ये तो हमने देखा वही चाहे 1 में, ये भी देखा, और अब ये दोनों के लिए यहां पे एक और आता है, एंड एडजॉइंट ऑफ ए, जो भी मैट्रिक्स देखा तुमने ए, मैट्रिक्स याद है ना, एडजॉइंट ए इंटू बी, ध्यान देना। अगर ये नल मैट्रिक्स हो जाए, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज जीरो, ये नंबर है जीरो, एंड एडजॉइंट ए इंटू बी नल मैट्रिक्स हो जाए, ये नल मैट्रिक्स है, ये ओ है, ये जीरो है। देखो यहां पर भी सब बराबर जीरो, इसी दोनों को ऐसे लिखा गया। आप देखोगे एडजॉइंट ए निकालो, उसको बी से गुणा करो और नल मैट्रिक्स से तुलना करो, बराबर करो। ये जीरो नहीं है, जीरो मैट्रिक्स है डियर। एडजॉइंट ए निकालो, बी तो आपको पता है कि बी कॉलम मैट्रिक्स को, इसी कांस्टेंट मैट्रिक्स को ही बी बोलते हैं हम लोग, है ना। मैं यहां मिटा दी जगह करने के चलते, ठीक है। अगर इसको तुम गुना करोगे यही दोनों मिलेगा डियर, और तब फिर वही बात बोलेंगे सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो नोट इट दैट अंडर दीज कंडीशन, if the determinant of matrix A is 0 and adjoint of A into B, their product is equal to null matrix, then system has infinite solution, system का अनंत हल है ना। वो हल कैसे निकालना है, ना तो 10 में पढ़ना है, ना तो 12 में पढ़ना है, ठीक है। और 3 नंबर, ठीक है, ध्यान देना, ये दोनों में सेम था, वैसे भी यहां पर भी होगा। इफ डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए जीरो एंड एडजॉइंट ए इंटू बी, अब देखो यही नॉट, तो यहां पर भी नॉट नल मैट्रिक्स, नॉट नॉन जीरो मैट्रिक्स, ध्यान देना ये दोनों, ठीक है। इसलिए मैं जानबूझ के नहीं मैं कह रहा था कि आपको तुलना करने में सहूलियत होगा, याद रखने में सहूलियत होगा डियर। देख लो भाई, ये सेम है, उसी के चलते यहाँ डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ ए, यहाँ इक्वल टू जीरो है तो यहाँ भी इक्वल टू जीरो आ गए, सॉरी इक्वल टू है तो यहाँ भी इक्वल टू, और ये नॉट इक्वल टू है तो ये नॉट इक्वल टू। इस केस में ये ठीक ये चीज यही चीज है। इस केस में क्या बोलते हैं, सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। वही बात यहां बोलेंगे, सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, याद रखना, सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, ठीक है। देख लो, तो मैं इन सबों को अब 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिखा याद दिला देता हूं। देख लो भाई, 3 ऑर्डर के लिए, और होमोजेनियस कोई जानदार नहीं है, मैं इन सभी को नॉन होमोजेनियस वाला ही बता दे रहा हूं। तो ये 2 वेरिएबल के लिए हुआ, 3 वेरिएबल को मैं एकदम अच्छा से ढंग से बता दे रहा हूं, ठीक है। तो तुलना करने के लिए बहुत अच्छा था, है ना। इस तरह से आपको रटने की समस्या कम आएगा, रिवीजन करोगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा, जल्दी याद हो जाएगा।
और अभी ज्यादा याद हो जाएगा। चलिए मैं 3 वेरिएबल का लेकर बता रहा हूं, 3 वेरिएबल वाला। लेट नॉन होमोजेनियस सिस्टम बी, माना कि नॉन होमोजेनियस सिस्टम क्या है, a1x b1y c1z इज इक्वल टू b1। नॉन होमोजेनियस हम बोल रहे हैं, नॉन होमोजेनियस। a2x b2y c2z इज इक्वल टू d2। a3x b3y c3 b3, ये रहा। इसी को हम क्या बोलेगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल बट नॉन होमोजेनियस। विषम घातीय निकाय में 3 चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल इन नहीं बोल करके बट नॉन होमोजेनियस बोली, या इट इज ए नॉन होमोजेनियस इक्वेशन इन लीनियर इन 3 वेरिएबल, लीनियर इन 3 वेरिएबल, ठीक है। तो झट से यहां पर देखो जी, ये है। चलो अब इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम 3 मैट्रिक्स लेंगे, मैट्रिक्स ए, और मैट्रिक्स ए का नाम क्या है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, और बनता किससे, तो कोएफिशिएंट से। तो वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है देख लो यहाँ, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये रहा, ठीक है। और बी मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स लेते हैं, बी मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स लेते हैं, और वो कॉलम मैट्रिक्स में हमेशा कांस्टेंट होगा, d1 d2 d3, ठीक है, ये रहा हमारा। और एक मैट्रिक्स हम लोग लेते हैं, यहीं पर मैं ले लेता हूं जगह बचाने के लिए, यहां तो शायद नहीं हटेगा, ठीक है। और यहीं पर ले लेता हूं एक वेरिएबल वाला, अगेन कॉलम मैट्रिक्स, 3 वेरिएबल है, x y z, ठीक है। मैं इसको इधर ही बोलता हूं, यहां से एक बात मैं बोल सकता हूं, एंड x इज इक्वल टू, कैपिटल एक्स लिखना है क्लियर, क्योंकि ये सब मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ये एंड, ठीक है। और ये रहा हमारा एक दूसरा कॉलम मैट्रिक्स जिसे हम कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं, और यहां पर हम वेरिएबल लेते हैं, ये रहा। तो किसी भी सिस्टम लीनियर इक्वेशन में चाहे 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल वाले का सॉल्यूशन निकालना हो मैट्रिक्स मेथड से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 3 मैट्रिक्स एज्यूम करते हैं, लेते हैं, मानते हैं। मैट्रिक्स ए जिसे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है, जिसका एलिमेंट ऑब्वियसली कोएफिशिएंट होगा, और बी कांस्टेंट से बना हुआ मैट्रिक्स हमेशा कॉलम होगा। हालांकि किसी राइटर ने इसका नाम कांस्टेंट मैट्रिक्स नहीं लिखा है, लेकिन कांस्टेंट से बनेगा। अगेन तीनों वेरिएबल से बना हुआ कॉलम मैट्रिक्स जिसे हम कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं। और जैसे ही तुम ये सब सपोज करते हो, देन एंड देयर यू कैन सी, तुम देख सकते हो क्या कि देन दिस सिस्टम कैन बी रिटन ax इज इक्वल टू b। ए को x से गुणा करके, इतना काम मैं छोड़ रहा हूं, ए को x से, ये सब क्यूरियस होना चाहिए, ए को x के साथ गुणा करके b के साथ इक्वेट करोगे ना, तुलना करोगे, तो देखो यही सिस्टम आ जाएगा खट से, ठीक है। ध्यान देना, देन सिस्टम आफ्टर सपोजिंग दिस सिस्टम कैन बी रिटन in matrix form ax is equal to b, ax is equal to b। now student, देखो अब फॉर द सॉल्यूशन, मैं यहां पर थोड़ा ऐसे करके बता दे रहा हूं, तो आपको याद रखने में सहूलियत होगा थोड़ा। फॉर द सॉल्यूशन, ठीक है। अगर ऐसा हो, इफ द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, if the determinant of matrix A is not 0, then this system has a unique solution. That implies system has unique solution, and solution can be obtained by matrix equation x is equal to A inverse B। Noted that, यही आपको ज्यादा यूज करना है, ध्यान देना।
if the determinant of matrix is not zero, then system has unique solution, चाहे 2 वेरिएबल के लिए या 3 वेरिएबल के लिए, और यूनिक सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय होगा, और वो हल इस मैट्रिक्स इक्वेशन से निकाला जाता है, इस सॉल्यूशन इस इक्वेशन से। वो कैसे आया, फिर ऐसे हम ला सकते हैं, दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाइंग कर दीजिए, इसको हम क्या लिखेंगे, कोई मैट्रिक्स और उसका इनवर्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी के साथ गुणा करोगे वही मैट्रिक्स। तो ये एक तरह का प्रूफ हुआ, इस मैट्रिक्स इक्वेशन से ही हम उस सिस्टम का सॉल्यूशन निकालने के लिए उसका इस रूप का यूज करते हैं, ये याद रखना है आपको, ठीक है। अब आ जाओ इधर भाई, ठीक है, जगह चेंज करना निकाल दिया, देखो इफ डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज 0, तो यहां से 2 संभावना होगा, है ना, देखो यहां से 2 संभावना, 2 संभावना, ठीक है। क्या होगा, ध्यान देना, इफ डिटरमिनेंट इज 0 एंड adjoint of A into B is null matrix, ऐसा होगा, ठीक है, ये होगा, इसके साथ ये भी हो जाए, then this system has infinite solution, अनंत हल होगा। बट वो हल यहां निकालना नहीं, सिर्फ ऐसा चेक करके बोल देना है कि हाँ अनंत हल होगा, सिस्टम है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, देन सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और अगर यहां ऐसा हो जाए, इफ डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज 0 एंड adjoint of A into B is not null matrix, not non-zero matrix, ठीक है, ध्यान देना यार, जीरो मैट्रिक्स के बराबर नहीं हो, और तब इस केस में हम बोलते हैं, जैसा कि वहां बोले, देन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, देन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। देख लो भाई, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है तो 2 संभावना होगा, तो यहां भी हो रहा है, यहां भी हो रहा है, या तो अनंत हल होगा या तो कोई हल नहीं होगा, ठीक है, ध्यान देना यार। तो ये रहा यूनिक सॉल्यूशन, ये रहा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और ये रहा हमारा नॉन सॉल्यूशन। अब जरा 10 क्लास के एक और बातों को याद तो लिया, 10 क्लास में एक और बात क्या था, अगर किसी निकाय या सिस्टम के एक हल हो या अनंत हल हो, 1 या अनंत, 1 और 1 मतलब यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, तो उस सिस्टम को हम क्या बोलते थे, उस निकाय को संगत बोलते थे, और अंग्रेजी में बोलेंगे कंसिस्टेंट, ठीक है। सुनो फिर से, इफ सिस्टम हैड आइदर यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, सॉरी उल्टा बोला, मुसलमान हो या हिंदू हो, मुसलमान एक खुदा पर बिलीव करता है और हिंदू के पास बहुत सारे देवी देवता हैं, ठीक है, मुसलमान हो या हिंदू हो, इसी को मैट्रिक्स भाषाएं बोलेंगे। इफ सिस्टम है यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इन बोथ केसेस सिस्टम इज सेड टू बी कंसिस्टेंट। ऐसे दोनों केस में हम सिस्टम को क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं, कंसिस्टेंट हिंदी में बोलते हैं इसको संगत, ठीक है, कंसिस्टेंट, ठीक है। और इस वाले केस को हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट, असंगत। 10 क्लास में ऐसा बोला था, अगर किसी निकाय के किसी सिस्टम के एक हल हो या अनंत हल हो, खुदा हो या हिंदू का बहुत सारे देवी देवता हो, ऐसे में हम क्या बोलते हैं, अरे सिस्टम का हल है ना भाई, चाहे एक हो या अनंत हो, हल है ना, और ऐसे केस में उसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे, ठीक है, संगत बोलेंगे। और अगर सॉल्यूशन नहीं हो, हल है ही नहीं, कोई हल नहीं है, ऐसे केस में सिस्टम का नाम हो जाता है इनकंसिस्टेंट, इसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, है ना, संगत असंगत। तो देख लो भाई, ये सारा बात मैंने बुकलेट में दिया है, हालांकि इस तरह से नहीं, बस उसको पॉइंट वाइज मैंने एक्सप्लेन किया वहां पर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगर आपको होमोजीनियस के बारे में अगर बोलूं दिया, होमोजीनियस के बारे में, तो आप खुद ही सोचो, ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली डियर यहां देखो तो क्या होगा,
यहाँ देखो तो थोड़ा ब्लू वाला कम दिखता है, यहाँ तो खूब दिखता है। चलो तब ये क्या हो जाएगा, 0 0 0। होमोजीनियस की मैं बात कर रहा हूँ, होमोजीनियस की। तो ये अगर सारा 0 हो जाएगा तो हम इस सिस्टम को क्या बोलेंगे, होमोजीनियस सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। और इस केस में बी हमारा नल मैट्रिक्स हो जाएगा, नल मैट्रिक्स, बी विल बिकम्स नल मैट्रिक्स। बात बाकी सेम रहेगा, है ना, ध्यान देना। तब सिस्टम को ऐसे लिख सकते हैं। अब जरा आ जाइए तो डियर यहां पर बताओ, अगर ऐसा नहीं हो, अगर डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स है नॉट 0, देन अगेन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। और वो सॉल्यूशन डियर आप सुनो जरा सा, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस में ये थोड़ा अंतर, ये जब सिस्टम का नाम अलग है, सिस्टम में थोड़ा अंतर है, तो सॉल्यूशन में भी थोड़ा डिफरेंसेस होगा। सुनो, इफ डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट 0, देन यहां तक तो ठीक है, सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होगा। बट डियर वो सॉल्यूशन यहां निकालना नहीं है, वो सॉल्यूशन खुद निकल जाता है। और वो सॉल्यूशन जानते हो क्या होता है, निकालना नहीं है, वो खुद निकल जाता है। वो सॉल्यूशन क्या होता है, एक्स भी 0, वाई भी 0, जेड भी 0, एक्स भी 0, वाई भी 0, जेड भी 0। और इसे हम 0 सॉल्यूशन बोलते हैं। डियर स्टूडेंट, यहां निकालना नहीं पड़ता है। होमोजीनियस के केस में अगर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो सिस्टम का जरूर यूनिक सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय हल होगा, एक हल होगा। बट वो हल सॉल्यूशन निकालना नहीं है, वो सॉल्यूशन ऑलरेडी निकला हुआ रहता है। और ऐसे सॉल्यूशन क्या है, 0 0 0। और इस हिसाब से इसका नाम रखा गया है 0 सॉल्यूशन, शून्य हल, या ट्राइवियल सॉल्यूशन बोलते हैं हम लोग। ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं इसको, ट्रिवियल सॉल्यूशन या 0 सॉल्यूशन बोलते हैं। शून्य हल या तुच्छ हल बोलते हैं हिंदी में, तुच्छ या शून्य अंग्रेजी में 0 सॉल्यूशन, और ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। और इधर आ जाइए तो एकदम क्लियर है डियर कि अगर ये बी 0 होगा तो 0 होगा ही होगा। अगर ये मैट्रिक्स 0 हो जाए तो यही वाला होगा, और ये 0 होने पर ऐसा तो कभी होगा ही नहीं। ये वाला केस होमोजीनियस में आएगा ही नहीं, ये वाला केस होमोजीनियस में नहीं आएगा, बस यही वाला केस होगा। और इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, जो हम पहले से ही जानते हैं। ध्यान देना, ये बी 0 होने के चलते 0 मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से गुना करोगे तो जरूर नल मैट्रिक्स या 0 मैट्रिक्स ही होगा, ये वाला केस आएगा ही नहीं। तो अगर ऐसा हो जाता है, ये तो रहेगा ही, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए 0, और ये तो होता ही होता है, यहाँ तो होगा ही होगा। बस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट देखना है, नॉट 0 तो यूनिक सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन 0 0 0 होगा, और 0 तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, वो सॉल्यूशन निकालना नहीं है। इसके बाद वाले क्लास में आपको पढ़ाया जाएगी तो अनंत हल कैसे निकालना है। 10 क्लास में भी सिर्फ अनंत हल सुन लेते थे, यहाँ पर भी सुन लीजिए। और ये सिचुएशन तो होमोजीनियस में क्रिएट ही नहीं होगा, आएगा ही नहीं। तो ध्यान दो यार, 0 सॉल्यूशन, हाँ इस केस में सॉल्यूशन होगा उसे हम नॉन 0 सॉल्यूशन बोलते हैं, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। नॉन 0 नॉन ट्रिवियल, 0 ट्रिवियल, और इसका हिंदी का देख लीजिएगा, ठीक है, ट्रिवियल 0 और यहाँ नॉन ट्रिवियल 0। अच्छा जरा ध्यान से देखो तो डियर एक बात, अभी जस्ट मैंने बोला जो नॉन होमोजीनियस में एक हल है, अनंत हल है। हल है ना, हल है ना। और जब हल होता है, मुसलमान हो या हिंदू हो, एक हल हो या अनेक हल हो, हल है ना। और ऐसे केस में सिस्टम को हम कंसिस्टेंट बोलते थे, संगत बोलते थे निकाय को। तो याद रखना, होमोजीनियस सिस्टम इज ऑलवेज कंसिस्टेंट सिस्टम। होमोजीनियस का समघातीय समीकरण के निकाय का हमेशा हल होगा, चाहे एक हो या अनेक हल हो। और ऐसे केस में हम उसे संगत कंसिस्टेंट बोलते हैं डियर, ठीक है, याद करना। और एक बार जानते हो, जैसे 2 चर वाले रैखिक समीकरण ज्योमेट्री में, ग्राफ में एक लाइन था ना, वैसे ही यहाँ ये तो हालांकि नॉन होमोजीनियस हो गया। और होमोजीनियस बोलूं या नॉन होमोजीनियस बोलूं, देखो मैं थोड़ा बता देता हूं एक राज की बात अलग से, हालांकि ये सब थोड़ा कॉम्पिटिशन वाला बात है। a1x b1y, अगर ये c1 कर लो तो ये 2D वाला में, 2D में xy प्लेन में ये एक लाइन होगा। बट जैसे ही हम इसको ऐसा करेंगे, c1z और d1, डियर जानते हो किसका इक्वेशन है,
तीन चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये तल का समीकरण है जो हम लोग इसी 12 क्लास के 3D चैप्टर में प्लेन में जाके पढ़ेंगे, तल चैप्टर ही पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान देना। 3D का एक चैप्टर का नाम है लाइन इन स्पेस। 2 तरह का लाइन, एक तल वाला लाइन जो 10 क्लास में पढ़ा, 11 में पढ़ा, एक हवा वाला लाइन होता है 3D वाला लाइन, तो उसका नाम भी होता है लाइन इन स्पेस। हालांकि उसका इक्वेशन मैं अभी नहीं बता रहा हूं, बट ये जो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये 3D में प्लेन का इक्वेशन है। नोट इट दैट 3D में प्लेन का इक्वेशन है डियर। ठीक है, याद रखना। इसका मतलब अगर मैं जीरो कर दूं तो भी तो ये प्लेन हो जाएगा। ऐसा 3 प्लेन की हम चर्चा करते हैं यहाँ पर। जब आप ये पढ़ लोगे और 3D भी पढ़ लोगे तब थोड़ा और भी आपको ढंग का आइडिया मिलेगा एक्चुअली ये है क्या। ये सब प्लेन है डियर। अगर मैं यहाँ पर इसको फिर से नॉन होमोजेनियस बना दूं, D1, D1, D2, D3, ध्यान देना। अगर मैं इस तरह से बना दूं तो ये प्लेन जैसे 2 वेरिएबल के लिए हम लाइन यहाँ प्लेन हो जाएगा, ये प्लेन हो जाएगा। 3 प्लेन, एक जगह काटेगा तो यूनिक सॉल्यूशन, कई जगह काटेगा तो अनंत हल, और तीनों प्लेन अगर एक कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो नो सॉल्यूशन। तो ये सब थोड़ा और क्लियर होगा जब आप 3D पढ़ लोगे तब। इसको पढ़ने के बाद 3D का प्लेन पढ़ लेंगे तब। जब 3D का प्लेन पढ़ाऊंगा तो मैं फिर से याद दिलाऊंगा। इसे ही हम लोग एक्चुअली बोलते हैं जैसे 2D में लाइन का जनरल इक्वेशन, 2D में लाइन का जनरल इक्वेशन ax प्लस by इज इक्वल टू c, उसी तरह से 3D में प्लेन का जनरल इक्वेशन होता है ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d। ये लाइन है 2D का लाइन है, ये 3D का प्लेन का समीकरण है। दोनों में अंतर समझोगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, एकदम याद रखना। मैं बहुत जोरदार तरीके में एक बात बोला आज कि मैं पढ़ाना छोड़ दूं ऐसा हो नहीं सकता, और तुम पढ़ना छोड़ दो ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। मैं लाइव नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन यूट्यूब में जरूर पढ़ा रहा हूं। अपने सारे डियर स्टूडेंट को बोल दोगे, सारे फ्रेंड को बोल दोगे कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, शेयर कर लेगा, लाइक कर देगा। और मैं इसी तरह से इस पर प्रॉब्लम वाला वीडियो मैं कल शूट करके उसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो मेरे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लोगे, लाइक कर लोगे और शेयर कर दोगे, और भी कोई बता दोगे। अभी लॉकडाउन फिर से बढ़ गया है और इस तरह हो सकता है बढ़ता चला जाए। ओके, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड नाइट।